वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम मिलकर देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी गुड फील मूवी। ना इसमें खतरनाक ट्विस्ट्स हैं, ना टर्न्स हैं, ना ही रोंगटे खड़े कर देने वाले थ्रिल्स, बल्कि ये मूवी दिल को छू लेने वाला एक गीत है दोस्तों, एक प्यारा सा गीत। अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो इस मूवी को देखकर आपका दिल हल्का हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की की वॉइस ओवर के साथ। मेरे पापा एक एडवेंचर किंग है, ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है जो पापा ने किया ही ना हो। और ये इंट्रोडक्शन है दोस्तों अपने हीरो का, जिसका नाम है बेंजामिन। बेंजामिन एक स्क्रिप्ट राइटर है और इसके अलावा वो एक एडवेंचरर भी है। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो गया नहीं। ये देखिए, हजारों मधुमक्खियों के बीच खड़ा कोई वीडियो शूट कर रहा है, फिर दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट के साथ इंटरव्यू, कैटेगरी 5 लेवल की खतरनाक तूफान में प्लेन में एडवेंचरस सफर। इस तरह बहुत ही एक्साइटिंग और डेयरिंग लाइफ जी रहा था बेंजामिन। लेकिन अब सब बदल चुका है। सुबह के 8 बज रहे हैं। उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है। यह है उसकी प्यारी सी बेटी रोजी और यह है उसका प्यारा सा बेटा जिसका नाम है डायलन। इन दोनों को स्कूल के लिए रेडी करना बेंजामिन के लिए किसी मुश्किल एडवेंचर से कम नहीं होता। और उसकी इस हालत का कारण है 6 महीने पहले उसकी वाइफ की मृत्यु। वाइफ के खोने का दुख उसके दिल दिमाग पे छाया हुआ है, लेकिन वो अपना दुख बच्चों को दिखा नहीं सकता। इन दोनों के खातिर वो फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे तैसे उनको रेडी करवा कर वो उन्हें स्कूल ड्रॉप करने चाहता है। डायलन बहुत ही डिस्टर्ब लगता है दोस्तों और हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है। टीचर अक्सर कंप्लेंट करती है कि डायलन होमवर्क नहीं करता, तो बेंजामिन उसको समझाता है कि तुम आर्ट में जितनी दिलचस्पी दिखाते हो उतना होमवर्क पूरा करने में भी दिखाओ बेटा, तभी अच्छे स्कोर कर पाओगे। लेकिन वो बेंजामिन की हर बात को गलत ही समझता है और उल्टा जवाब देने लग जाता है। बेंजामिन उन्हें स्कूल में ड्रॉप कर देता है दोस्तों, और फिर डायलन अपना बैग छीन कर चला जाता है। सिर्फ रोज ही पापा को बाय कहकर जाती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, बेंजामिन की एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि वाइफ के मरने के बाद बेंजामिन बहुत ही अच्छे से इन दोनों की परवरिश कर रहा है ना, और बहुत ही सेंसिटिव आदमी है। इस वजह से कई औरतें उसे पसंद करती है। रोज कोई ना कोई औरत उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, और आज भी एक औरत उसके लिए कोई नया डिश बना कर लाती है और कहती है डिश काफी है, क्या मैं भी साथ आ जाऊं। लेकिन बेंजामिन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और इस वजह से वो उसे इतनी जल्दी भुला नहीं पाएगा। अगले सीन में दोस्तों बेंजामिन अपने बड़े भाई बॉबी के साथ होता है, जो उसे एडवाइस देता है कि देखो कितने दिन अकेले जियोगे, कितने दिन, कोई अच्छी सी लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, नए लोगों से दोस्ती करो, लाइफ में मूव ऑन करो। फिर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बंद होता है। तो बॉबी उसको लिटिल डोम नाम के एक और रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, पर बेंजामिन वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से पहली बार यहीं पर मिला था और उन पुरानी यादों को वो ताजा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसको दुख होगा। बॉबी भी कहता है कि सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, तुम अपने ऑफिस जाओ, लेकिन याद रखना दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट करो, बस ये काम काम मत लगे रहो, कुछ करो जिंदगी में। अगले सीन में बेंजामिन अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर एक नया एडवेंचर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके बारे में वो दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो उसका बॉस उसे बुलाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ की मौत के बाद तुम कितने दुख में हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इन एडवेंचर ट्रिप्स वगैरह में जाने के बजाय यहाँ ऑफिस में पीसफुली बैठकर मैनेजमेंट का काम क्यों नहीं देख लेते, तुम्हें अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बेंजामिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ नहीं है, इसका दुख तो मुझे है ही, लेकिन आप लोग मुझ पर जो ये सिंपैथी दिखाते रहते हो ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं काम छोड़ रहा हूँ आज से ही। कहकर वो रिजाइन करके चला जाता है। और तब उसे स्कूल से कॉल आता है। डायलन के टीचर ने कॉल किया था वैसे। बेंजामिन तुरंत वहां जाता है तो डायलन कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी पापा, वो पैसे वहां पर पड़े हुए थे और मैंने उठा लिए, और ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं, जबकि मैंने किसी से चोरी नहीं की। प्रिंसिपल बेंजामिन को बुलाते तो हैं, लेकिन बेंजामिन कहता है कि सर मेरा बेटा कहता है उसने चुराया नहीं है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो पैसे काउंटर पर पड़े हुए थे, उसी को उसने उठाया था, जो कि फिर भी गलत था, चोरी नहीं थी, लेकिन पैसों को उठाया क्यों, लेकिन मैंने आपको उसके लिए नहीं बुलाया था। कहकर वो बेंजामिन को कुछ बच्चों के ड्राइंग्स पेंटिंग्स वगैरह दिखाता है। आखिर में वो डायलन की ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक बॉडी से सर काट दिया गया है और दिखने में वो काफी वायलेंट लगता है दोस्तों। प्रिंसिपल कहते हैं कि डायलन किसी बात से बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, वही उसकी ड्राइंग में झलक रहा है, ऐसे कई बार हो चुका है पहले, तो आप प्लीज अपने बेटे की टीसी लेकर जाइए और कहीं और भर्ती कीजिए उसको। और बेचारा बेंजामिन जवाब में एक शब्द भी नहीं कहता और बाहर आ जाता है। तब डायलन कहता है कि पापा वो बस एक ड्राइंग थी, उसके लिए वो लोग मुझे स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं। बेंजामिन भी कहता है कि बेटा अगर उन्होंने तुम्हें ड्राइंग के लिए स्कूल से निकाला होता तो मैं खुद उनसे लड़ता, लेकिन तुमने चोरी की है, क्या मैंने और माँ ने तुम्हें यही सिखाया था, तुमने आज दिल तोड़ दिया अपने बाप का। अगले सीन में सभी घर पे होते हैं। बेंजामिन फ्रिज खोलता है तो उसमें कई डिशेस होते हैं। लगता है बहुत सारी औरतों ने बेंजामिन को ये सारी डिशेस दिए हुए हैं और उन्हें बेंजामिन ने फ्रिज में ठोस ठोस के रखा हुआ है। रोजी ब्रेड पर बटर डालते हुए बहुत ही क्यूटली कहती, पापा किसी न किसी दिन तो आपको उनमें से एक डिश तो चुनना ही पड़ेगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो उठाकर फेंक दीजिए, पर कुछ तो डिसाइड कर लो पापा। उसकी बातें बेंजामिन को स्माइल करा देती और वो पूछता है कि सुन चुटकी, क्या मैं अच्छा पापा बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ।
तो वो कहती पापा दूसरे पापाओं के मुकाबले आप बहुत ही हैंडसम हो और आपके सर पे बहुत सारे बाल भी हैं, ये क्वालिफिकेशन काफी है एक अच्छे पापा के लिए। इस तरह रोजी बड़े लोगों की तरह बातें करती है। तो बेंजामिन कहता है कि वाह, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे अपने बालों की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, राइट। फिर बेंजामिन डायलन के कमरे में जाता है जहाँ वो सो रहा होता है। उसे बुरा भी लगता है कि उसने डायलन को डांट दिया, तो वो उसकी डायरी देखता है जिसमें उसकी ड्राइंग्स को देखकर बेंजामिन को अंदाजा हो जाता है कि माँ के जाने के बाद ये कितना डिस्टर्ब्ड है। वो समझ नहीं पाता कि वो घर के हालात और अपने बच्चों की जिंदगियां कैसे सुधार पाए, कैसे उन्हें इस सदमे से बाहर निकालेगा। तो रोसी कहती पापा पड़ोस के घर से बहुत आवाजें आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। बेंजामिन उसे लेकर बाहर जाता है तो पास वाले घर में कोई पार्टी चल रही होती है जिसकी वजह से लाउड म्यूजिक वगैरह बज रहा होता है। बेंजामिन कहता है यार ये लोग इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हैं, लेकिन रोजी कहती है कम से कम वो लोग खुश तो हैं पापा, छोड़िए उन्हें कुछ मत बोलिए। और उस पॉइंट पर बेंजामिन डिसाइड करता है कि इस शोर शराबे वाले माहौल से वो अपने बच्चों को किसी पीसफुल जगह पे लेके जाएगा और उनकी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन दोस्तों वो एक एजेंट को बुलाता है और कहता है एक अच्छा सा पीसफुल और बढ़िया सा घर दिखाओ, और घर पसंद करेगी अपनी चुटकी रोजी। बेंजामिन एजेंट से कहता है कि देखो घर अच्छे एरिया में होना चाहिए, खासतौर पर आवाजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पीसफुल रहना है हमें। तो एजेंट उनको एक एक करके घर दिखाना शुरू करता है। रोजी हर घर की फोटो ले लेती है और कमेंट करती है कि ये बेकार है, ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है लेकिन ये ऐसा है, और हाँ ये वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे गाड़ी भी मत रोकना। दिन भर चक्कर मार मार कर ये लोग थक जाते हैं लेकिन इनकी पसंद का एक घर भी नहीं मिलता। तो रोजी पीछे पड़ा हुआ एक घर नोटिस करती है और बेंजामिन को दिखाती है कि ये घर कैसा रहेगा पापा। बेंजामिन एजेंट से पूछता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है। तो एजेंट का चेहरा थोड़ा बदल जाता है लेकिन कहता है ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो ले चलता हूँ आपको। शहर से काफी दूर दूसरे टाउन में लगभग एक जंगल के बीच होता है वो घर, चारों तरफ हरियाली, उसके बीचों बीच ये इकलौता घर। रोजी के चेहरे पे आखिर एक क्यूट स्माइल आ जाती है। लगता है बाप बेटी दोनों को ये घर बहुत ही भा गया है। बेंजामिन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और घर देखकर कहता है कि इस घर को तो मैं पक्का खरीदूंगा। पर अब एजेंट कहता है कि सर इस घर में एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। बेंजामिन और रोजी एक पल के लिए तो घबरा ही जाते हैं। तो एजेंट कहता है कि यही है सर वो प्रॉब्लम, असल में ये जगह एक जू है। जू का नाम सुनकर रोजी खुशी से उछलती कि वाह, घर के पास ही जू, मैं तो यहीं रहूंगी। और अगले सीन में सभी एक शेर को देखते हुए खड़े होते हैं। रोजी तो शेर से बात भी करने जाती है कि हम भी यहीं रहने आ रहे हैं तुम्हारे साथ। फिर एजेंट कहता है कि देखो इसी वजह से घर कोई नहीं खरीदना चाहता क्योंकि यहाँ शेर वगैरह रहते हैं, और वैसे प्रॉपर्टी काफी कम दाम में आ जाएगी, लेकिन ओनर की शर्त यह है कि घर को खरीदने वाले को इस जू को भी मेंटेन करना होगा। इतना ही नहीं, इस जू के स्टाफ जो जानवरों की देखभाल करते हैं उनको भी तनख्वाह देनी होगी, और ये सब वही कर सकता है जो इन जानवरों के बारे में जानते हो और जू मेंटेनेंस का खर्चा उठाने को तैयार हो। अब बेंजामिन का चेहरा जरा मुरझा जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद थी, पर जू मेंटेन करना उसकी बस की बात नहीं है। सोचता है कि यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, चलो रोजी कोई नया घर देखते हैं। पर रोजी गायब। बेंजामिन टेंशन में हर तरफ ढूंढने लग जाता है और तब थोड़ी ऊंचाई पे चढ़कर देखता है तो वहाँ रोजी को कई मोर घेरे होते हैं, और वो दृश्य इतना खूबसूरत होता है ना क्या कहें। वो उनके बीच इतनी खुश होती है और मजे से उनके साथ खेल रही होती है। कई महीने के बाद उसके चेहरे पे इतनी खुशी देखकर बेंजामिन ठान लेता है कि अपनी बच्ची की इसी खुशी को रोज देखने के लिए मैं कैसे भी करके इस प्रॉपर्टी को खरीद कर जरूर रहूंगा। अब अगले सीन में बॉबी बेंजामिन को डांट रहा होता है कि मैंने तुम्हें ह्यूमन से इंटरेक्ट करने को कहा था और तुम हो कि जानवरों के साथ रहना चाहते हो। बेंजामिन कहता है कि मैं और मेरे बच्चे और कितने दिन उदास बैठे रहेंगे, मेरे बच्चों को खुशी चाहिए, एक बदलाव चाहिए। इतना ही नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश करके अगर हम उस जू को तैयार कर दें तो समर में उसको खोल भी देंगे और इतना कमा लेंगे कि फिर जू को मेंटेन करने के लिए पैसे आते रहेंगे। वैसे 4 महीने के बाद ही समर है, तब तक मैं अपनी जेब से थोड़ा इन्वेस्ट करके उस जू को एकदम बढ़िया तैयार कर लूंगा। उसे इंस्पेक्ट करने के लिए कोई ऑफिसर आएगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो मुझे जू चलाने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ घर पे रोजी बड़ी खुश होती है कि चलो जू के बीच रहेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन डायलन अपने पिता बेंजामिन पर चिल्लाता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं, उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेंजामिन कहता है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया बेटा, याद है ना। फिर कहा कि फ्रेंड्स देखो बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, लाइफ में एक बहुत ही जरूरी इंसान को खो चुके हैं हम, तुम्हारी माँ को। तो हमें एक नई जिंदगी की जरूरत है और वो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या, मुझे बताओ। पर डायलन कुछ नहीं बताता और कहता है आप चाहते क्या है, यही ना कि हम सब जू में जाकर रहें, मेरे पास आपके साथ चलने के अलावा कोई ऑप्शन भी कहाँ है। इस तरह वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए मान जाता है। रोजी तो बेंजामिन के साथ फॉक्स से चीर करते हुए कहती है ये वी बॉट अ जू। अगले सीन में बेंजामिन और उसका परिवार उस घर में उस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। बेंजामिन उस रेस्टोरेंट को देखता है जहां वो पहली बार अपनी वाइफ से मिला था। उसे लगता है जैसे उसकी वाइफ उसे गुड बाय
बाय कह रही हो। आखिर वो पहुंच जाते हैं उस जू में। अंदर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में काम कर रही एक यंग लड़की लाइट्स वगैरह से उस जगह को डेकोरेट कर रही होती है और वहाँ लिखा होता है वेलकम टू द ब्रेव न्यू ओनर। बेंजामिन उसे हेलो करते हुए हाथ हिलाता है। इस लड़की का नाम है लिली। वो यहीं जू में रहती है। पहली बार डायलन को देखते उसे कुछ होने लग जाता है। वो हाथ हिलाती है लेकिन डायलन तो मुंह मोड़ कर चला जाता है। एंड अब रात को दोस्तों बारिश भी हो रही होती है। बेंजामिन बहुत एक्साइटेड होता है और इस बात को जू कीपर कैली नोटिस कर लेती है। बेंजामिन अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर जाता है पर वहाँ बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही होती है। दरअसल वहाँ जानवरों का फूड वगैरह स्टोर करके रखा होता है। रोजी तो नाक पकड़ लेती है और डायलन कहता है कि आई हेट दिस प्लेस। अगले दिन बेंजामिन बच्चों को लेकर जू के वर्कर से बात करने जाता है तो कैली फिर बेंजामिन को सारे स्टाफ का परिचय देने लग जाती है। कहती है ये है जू का फेमस कारपेंटर पीटर। यहाँ के केजेस फेंसेस वगैरह यही बनाता है और बहुत ही क्रिएटिव इंसान है ये और काफी एक्सपीरियंस्ड भी। और यह है रोंडा, इस जू की अकाउंटेंट। और वो जो लास्ट में खड़ी है ना, वो है मेरी कजन, नाम है लिली, जो 13 साल की है सिर्फ, लेकिन स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसकी होम स्कूलिंग चल रही है। अब क्या है ना, इस उम्र में उसे काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ यहीं पे रहती है तो मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसको दे देती हूँ। हाँ, वो मेरी थोड़ी मदद भी कर देती है। बेंजामिन भी अपने परिवार का इंट्रो देता है और आखिर में अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करना नहीं भूलता। इसके बाद बेंजामिन एक दमदार स्पीच देता है जिसको सुनकर कैली तो सर पे हाथ रख लेती है कि ये जितनी बातें कर रहा है उससे लगता तो नहीं कि ये इस जंगल को संभाल पाएगा। खैर दोस्तों, वो बेंजामिन को जू घुमाती है पूरा। दूसरी ओर लिली को डायलन बड़ा पसंद आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ कैली बेंजामिन से पूछती है कि आपने सच में इस जगह के बारे में जानकर इसको खरीदा था? जू चलाना कोई खेल नहीं है। अप्रूवल मिलना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद लाइसेंस मिलना उससे भी बड़ा मुश्किल, और जू पर ऑलरेडी बहुत बड़ा कर्ज भी है। बेंजामिन कहता है कि हाँ, मैं सब जानता हूँ। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का नाम वॉल्टर है, वही आकर जांच करेगा और हमें लाइसेंस देगा। मुझे पता है, सब पता है, कर्ज भी मैं मैनेज कर लूंगा। कैली तो हैरान रह जाती है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को ये आसान समझ रहा है। फिर वो बेंजामिन को बस्टर नाम का एक ग्रिजली बियर दिखाती है और बताती है कि ये जू का मेन अट्रैक्शन है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा डिप्रेस्ड हो चुका है और बहुत घबराता भी है। बेंजामिन उसके बाद उससे वार्तालाप करने लगता है कि फिक्र मत करो बस्टर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। फिर वो टाइगर्स के सेक्शन में जाते हैं। रोसी पूछती है क्या टाइगर्स लायन की तरह दहाड़ते हैं? तो कैली एक्सप्लेन करती नहीं, वो लायंस की तरह दहाड़ते नहीं बल्कि एक अलग ही तरह की आवाज निकालकर एक दूसरे से बात करते हैं। कहकर वो उनकी आवाज को इमिटेट करके दिखाती है। तो बेंजामिन भी वैसा ही करता है। बेंजामिन की बचकानी हरकतें देखकर कैली साफ समझ जाती है कि इसे जू चलाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस जोश में आकर इस प्रॉपर्टी को खरीद चुका है, उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो इस काम की मुश्किलें बताने लग जाती है। लेकिन वो कुछ भी कह ले, बेंजामिन बस यही जवाब देता है कि हाँ, सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो कैली तंग आकर पूछती है, आप ठहरे शहर में पले बड़े इंसान, यहाँ आकर इस जू के साथ प्रॉपर्टी को खरीदने की क्या जरूरत थी आपको? शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं कि यहाँ पे काम कैसे होगा। देखो, ये एक बड़ा जू है, यहाँ जानवर ही नहीं स्टाफ भी है। उन्हें पहले यहाँ पर कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जानवरों का पालन पोषण करने में और खर्चा होगा, और खर्चा करने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि जू चलेगा भी। आप एक बात बताइए, आपको पैसे मिलेंगे भी या नहीं? बड़े बड़े बिजनेसमैन को जू चलाना नहीं आता, तो आप ये क्यों करना चाहते हैं? बेंजामिन बस एकदम शॉर्ट जवाब देता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, उस रात इस जू के ऊपर जो कर्ज है, वो बिल्स, रिसिट्स वगैरह देखने के बाद बेंजामिन को कैली की बातों की सीरियसनेस समझ में आ जाती है। दूसरी ओर डायलन अपनी माँ की फोटो को देखकर रो रहा होता है। पता नहीं बेंजामिन ये सब कैसे ठीक कर पाएगा। बेंजामिन लिली के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ सभी स्टाफ बहुत ही खुश नजर आते हैं, मस्त गाना गाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। पीटर बेंजामिन का बढ़िया स्वागत करता है कि आइए आइए ओनर सर, आकर हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और वो डार्ट नीडल को एक आदमी की फोटो पर फेंक कर खेल रहा होता है, और उसका ये टारगेट कोई और नहीं, जू इंस्पेक्टर वॉल्टर है। पीटर को वॉल्टर से सख्त नफरत है क्योंकि पीटर के पास एक नया जू आइडिया था जिसे वॉल्टर ने चुराकर किसी और जू को दे दिया, और तो और वॉल्टर जानबूझकर इस जू को अप्रूवल नहीं दे रहा होता है। इसलिए इस जू की हालत इतनी खराब हो चुकी है, ये चल नहीं रहा। इसलिए खुंदस में वो कहता है कि अगर वो मेरे हाथ लग गया ना दोबारा, तो मैं उसका कीमा बनाकर छोड़ूंगा उसको। कहकर वो वॉल्टर की फोटो में उसके मुंह पे निडल फेंक फेंक कर अपना खुन्नस निकाल रहा होता है। धीरे धीरे सभी बेंजामिन को अपने परिवार का एक मेंबर की तरह मानते हैं। अगले ही दिन दोस्तों, बेंजामिन टूल्स वगैरह निकाल कर खुद काम करने लगता है। वो पॉक्यूपाइंस के लिए फेंस बनाने के इरादे से उनके पास जाकर बातें करने लगता है कि हाय गाइस, कैसे हो तुम सभी। लगता है वो इनको कोई पालतू जानवर समझता है, लेकिन सारे के सारे पॉक्यूपाइंस उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमसे बात करेगा। बेंजामिन बचकर भागता है और जंप करके कटीली झाड़ियों में जा गिरता है सीधे। बाकी लोग उसको पागल ही समझ लेते हैं, लेकिन बेंजामिन अपने इरादे का बहुत ही पक्का होता है और बहुत जोश में काम कर रहा होता है। बॉबी भी आकर समझाता है कि यार ये क्या कर रहा है भाई, तू वेगस जा, कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले, लाइफ सेटल हो जाएगी, इस बेकार से जू में पैसे बर्बाद मत कर। बेंजामिन कहता है ये जू मेरी बच्ची को पसंद है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, और मुझे विश्वास है कि डायलन यहाँ पर रहेगा तो उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए बस। इतने में कैली आकर पूछती है सब ठीक तो है ना, क्या हो गया? तो बॉबी उसको देखकर पूछता है ये लड़की कौन है? बेंजामिन कहता है ये जू कीपर है। बॉबी कहता है कि भाई
मेरी बात मान, ये जू छोड़ दे और कैली को पकड़ ले। दूसरी ओर दोस्तों डायलन एक जगह पर बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। उस जगह का पता लगाकर लिली आ जाती है और कहती है तुम काफी अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। कहकर वो डायलन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डायलन दूर हटता जाता है। असल में डायलन को लिली पसंद तो है दोस्तों, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लिली पूछती है क्या तुम रोज यहीं बैठकर ड्राइंग करोगे? रेस्टोरेंट में मेरी ड्यूटी शाम 4 बजे के बाद खत्म हो जाती है। तुम बुरा ना मानो तो मैं 4:15 को आकर तुम्हें रोज सैंडविच दे जाऊं क्या? कहकर वो उसे सैंडविच दे देती है जो वो खा लेता है। इस पर वो खुश हो जाती है और बाय कहकर निकल जाती है वहां से। दूसरी ओर दोस्तों बेंजामिन को रोज ढेरों बिल्स आते हैं जिनके लिए वो एक के बाद एक करके चेक साइन करता है। बस खर्चा हो रहा है दोस्तों, आमदनी शुरू नहीं हुई अभी तक। इस वजह से बेंजामिन काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। डायलन रोज उसी जगह पे बैठकर ड्राइंग करता है और ठीक 4:15 को लिली आकर उसको सैंडविच दे जाती है। एक दिन सैंडविच के अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा है कि हाय डायलन, और एक ड्राइंग भी होती है दोस्तों। पहली बार डायलन के चेहरे पे एक स्माइल आती है कि अच्छा तो ये लिली मुझे पसंद करती है। इस तरह दिन बीतते हैं, बेंजामिन की सेविंग्स खत्म होती जाती है। अब एक दिन दोनों बच्चे कॉर्न खाना चाहते हैं लेकिन घर में बटर नहीं होता। बेंजामिन कहता है कि देखो बच्चों, एक बड़ी प्रॉब्लम है, घर में बटर नहीं है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम बिना बटर के ही कॉर्न को खा लें या फिर मुझे टाउन जाकर बटर लेकर आना पड़ेगा। आने जाने में टोटल 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, पेट्रोल का खर्चा भी होगा, पापा थक भी जाएंगे। इसलिए पापा के बारे में जरा सोच विचार करके वोट करो कि पापा को उतनी दूर जाना है या नहीं। चलो वोटिंग करते हैं। अगले सीन में दोस्तों बेंजामिन पास के टाउन में जाकर बटर खरीद कर लेकर आ रहा है। लगता है दोनों बच्चों ने बेंजामिन के खिलाफ ही वोट किया कि जाओ जाकर लेकर आओ बटर। तब कैली वहां पे आती है और कहती है मुझे अपनी फैमिली को देखने टाउन जाना है, कल लौटने में देर हो जाएगी। तो बेंजामिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम आराम से जाओ और आराम से आओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। कैली कहती नहीं बेंजामिन, वो टाइगर्स पार, उसे खाने के साथ मेडिसिन भी देना होता है, मॉन्कीज को फ्रूट्स देने होते हैं और गराज में कई नए सांप रखे हुए हैं, उन्हें वहीं सेफली रहने दिया जाए। बाकी कल मैं लौट कर देख लूंगी सब कुछ। अरे बस इतनी सी बात, ये सब तो मेरे बाई हाथ का खेल है, डोंट वरी, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। कैली भी चली जाती है लेकिन मुड़ मुड़ कर देखती जाती है कि पता नहीं मेरे आने तक यहाँ पर क्या क्या होता है। घर लौटकर बेंजामिन डायलन से कहता है कि तुम जाकर गराज का लाइट ऑफ करके आओ, मैं और रोसी टाइगर को फूड देने जा रहे हैं। डायलन को गुस्सा आ जाता है कि मुझे काम है, ये सब मैं नहीं करूंगा। तो बेंजामिन भी उसके मुंह पे कह देता है कि तुम पहले गराज का लाइट ऑफ करके आओ, फिर अपना जो मिशन इम्पॉसिबल है वो कर लेना। डायलन भी चिढ़कर गराज में जाता है। यहाँ बेंजामिन और रोजी टाइगर को खाना देने जाते हैं तो रोजी कहती पापा डायलन आपसे गुस्सा होता है लेकिन एक्चुअल में वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत दुखी है इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है, इस वजह से आप प्लीज उससे नफरत मत करना, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दोस्तों छोटी बच्ची पापा को एडवाइस देने लगती है तो बेंजामिन कहता है अच्छा ठीक है बेटा, आज से जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, ओके। मैं भी उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ पर तुम देखना कुछ ही दिनों में वो एकदम ठीक हो जाएगा और फिर हम सभी मिलकर खूब मस्ती करने वाले हैं। वहाँ डायलन गराज में आता है जहाँ एक नए बॉक्स रखा होता है। वो उसे खोलता है तो अंदर बड़े बड़े सांप होते हैं। देखकर वो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है और जल्दी में बॉक्स बंद नहीं करता। उस रात बेंजामिन रोजी को सुलाने के लिए उसके चारों तरफ स्टफ टॉयज रखकर उसे कहानी सुनाने लग जाता है। रोजी ने अपनी माँ का हुडी रखा होता है और कहती है मुझे माँ की याद आती है पापा, क्या आप भी उन्हें मिस करते हो? बेंजामिन कहता है मिस, मैं तो हर समय उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। जब तुम्हें माँ की बात याद आती है तो क्या करना चाहिए? रोजी कहती माँ को ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेना चाहिए और उन्हें अपने हार्ट में रख लेना चाहिए। वेरी गुड बेटा, माँ हमेशा हमारे साथ ऐसी रहेगी, देखना, सो जाओ आराम से। इस तरह वो रोजी को सुला देता है। आंखों में आंसू लिए डायलन भी ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो भी माँ को बहुत मिस करता है। अगली सुबह बेंजामिन घर का दरवाजा खोलता है तो गराज के उस बॉक्स के सारे बड़े बड़े सांप घर के सामने जमा हो जाते हैं। बेंजामिन तो उनको उठाने चला जाता है लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो सांप है। वो तुरंत कैली को कॉल करके बता देता है और फिर जू के सारे स्टाफ मिलकर एक एक करके सांपों को उठाकर बॉक्स में रख देते हैं और बेंजामिन सबके सामने डायलन को डांटने लग जाता है तो डायलन गुस्से में सांपों को उठाकर फेंक कर चला जाता है। तब कैली पूछती है ये डायलन इतना अग्रेसिव क्यों है? बेंजामिन कहता है कि नहीं, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम ही सोचो, एक बच्चा जो ये सोचकर जी रहा था कि उसकी माँ लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी, वो अचानक चल बसे तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी। परेशान है बेचारा, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। दूसरी ओर लिली को दिखाते हैं जो जू की तरफ आती हुई एक गाड़ी को देखकर तुरंत वॉकी टॉकी पर कहती है कोड रेड कोड रेड। सुनकर कैली घबरा जाती है। असल में दोस्तों वो गाड़ी वॉल्टर की है, वही जू इंस्पेक्टर जो जू की जांच करने के लिए आ रहा है। बेंजामिन भी डर जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा और पूछता है कि इसे तो जू खोलने के 1 हफ्ते पहले आना चाहिए था ना, अभी तो ऑफिशियली जू खुला भी नहीं, ये पहले क्यों आ गया? कैली कहती है आप वॉल्टर के बारे में नहीं जानते, वो इस जू को लाइसेंस ना देने और रिजेक्ट करने के इरादे से आया है। आप प्लीज गलती से भी अपना डर मत दिखाना वरना वो सर पर बैठ जाएगा। बेंजामिन कहता है कि यार सबसे पहले तो उस पीटर को कहीं फेंक कर आओ,
कहीं उसने वॉल्टर को देख लिया तो इसका कत्ल भी कर सकता है वो। सभी मिलकर पीटर को एक कमरे में बंद करके रख देते हैं कि प्लीज भाई बाहर मत आना। यहाँ दोस्तों वॉल्टर आ जाता है तो बेंजामिन पहले उसका स्वागत करता है, तो वो जू का कोना कोना चेक करता है। एक छोटी सी गलती मिल जाए बस इसी की फिराक में वो होता है। तो वो शेर और उसके फैंस के बीच का डिस्टेंस नापता है और बताता है ये नॉर्मल स्टैंडर्ड से 7 इंच कम है, इसे तुरंत ठीक करो तुरंत। फिर वो टाइगर के पास जाता है और कहता है कि इसको देखकर लगता है ये बीमार है। बेंजामिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा टाइगर इस बार बीमार है और मैंने फौरन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुलाया है, 1-2 दिन में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वॉल्टर कहता है अरे वाह इतना माल है तुम्हारे पास, खैर अगली बार आऊंगा तो ये टाइगर तंदुरुस्त होना चाहिए समझे। और वो मेरा जानी दुश्मन पीटर वो कहाँ है, बुला उसको। और वॉल्टर पीटर को दोस्तों इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर पीटर ने उसे देखा तो वो जरूर उससे लड़ेगा और इसी बहाने वॉल्टर जू का लाइसेंस फिर रिजेक्ट कर देगा। यहाँ अपना पीटर तो दरवाजा वगैरह तोड़कर बाहर निकल आता है कि मैं उस वॉल्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर खुशकिस्मती से तब तक वॉल्टर जा चुका होता है। अब वॉल्टर ने जो जो खामियां बताई थी उन्हें ठीक करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त होता है। बेंजामिन पूछता है कि इसमें कितना खर्चा होगा। वो बताते हैं कि लगभग $50,000, पर रोजी के कान में $50 करके सुनाई देता है। वो कहते हैं कि अरे पापा ये अमाउंट तो मैं अपने पिगी बैंक से तोड़कर आपको दे दूंगी, कहकर वो अपना पिगी बैंक लेकर आती है। बेंजामिन की समझ में आता ही नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट मैं कहां से लेकर आऊं। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है बेचारा और तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। ये देखकर कैली हंसने लगती है तो बेंजामिन वहां से हाथ दिखाता है, नो प्रॉब्लम मैं सब मैनेज कर दूंगा। फिर वो अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए डायलन को लेकर एक ड्राइव पे जाता है। सिग्नल पे वो खड़े होते हैं तो एक ग्रिजली बियर आगे से क्रॉस करके जाता है। बेंजामिन पूछता है बेटा ये तो अपने जू का बस्टर तो नहीं कहीं। डायलन कहता है कि हाँ, और फिर बेंजामिन तुरंत अपनी टीम को बुला लेता है और वो गन लेकर जंगल के अंदर बस्टर को ढूंढने निकलते हैं। बेंजामिन बस्टर के पास जाता है लेकिन वो गन को ऐसे घुमाकर फेंकता है कि पूछो मत, पर इतना जोर का घुमाता है कि बेंजामिन वहीं फ्रीज। अगले ही सेकंड वो गिर जाता है क्योंकि पीछे से बेंजामिन की टीम ने उस पर पेन फ्री बुलेट शूट कर दिए थे जिससे वो बेहोश हो गया था। फिर अगले सीन में सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं कि तुम्हारे जू का जानवर सिटी में घूम रहा था। इसके लिए वो बेंजामिन पर कोई फाइन भी डालते हैं और पैसा वसूल करने के लिए बेंजामिन का क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। पता नहीं उन्होंने कितना घिसा, काफी बड़ा अमाउंट मालूम होता है दोस्तों। बेंजामिन बहुत उदास होता है क्योंकि जू को मेंटेन करने की बात अलग है, लेकिन इन स्टाफ्स को उनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। सभी बेंजामिन के भरोसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तब कैली कुछ देर उसके साथ टहलने लग जाती है और उसकी बातों से बेंजामिन को पता चल जाता है कि वो बेंजामिन को यानी उसको पसंद करने लगी है। पर बेंजामिन के समझ में नहीं आता कि वो इस बात से खुश होए या दुखी, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है फिलहाल तो। फिर वो घर जाकर अपनी वाइफ का वो हुडी पहनकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तब उस जैकेट के पॉकेट में एक कागज होता है जिसको देखकर वो शॉक। अगली ही सुबह दोस्तों अकाउंटेंट रोंडा सारे स्टाफ को ये कहने लग जाती है कि जू के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा, बेंजामिन के पास भी कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि वो हम में से किसी को सैलरी दे पाएगा। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि बाकी का जो स्टाफ है वो यहाँ पर काम करना पसंद करता है, इसलिए अभी तक इस जगह पे टिका हुआ है। उन्हें बेंजामिन पर विश्वास होता है, लेकिन रोंडा बेवजह उन्हें उकसा रही होती है, किसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरी ओर बेंजामिन बॉबी के पास आता है। असल में उसकी वाइफ के हुडी में जो कागज था ना वो बैंक रिसिप्ट था बेंजामिन और बच्चों के फ्यूचर के लिए। उसकी वाइफ ने बैंक में लगभग $84,000 जमा करके रखे हुए थे और ये उसी का रिसिप्ट है। बेंजामिन के तो खुशी के आंसू निकल आते हैं कि ऐन वक्त पर ही रिसिप्ट मिल गया। लेकिन बॉबी कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे तो उस जू में उड़ा दिए, कम से कम इन पैसों को तो अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। फिर बेंजामिन वापस जू आ जाता है। यहाँ लिली डायलन को सैंडविच देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। असल में वो दुखी है कि डायलन चला जाएगा और वो डायलन को चाहती है, इसलिए उससे अलग नहीं होना चाहती। पर डायलन तो बड़ा खुश होता है कि मैं वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला जाऊंगा। लिली बेचारी उदास हो जाती है कि सिर्फ मुझे इससे प्यार है, क्या मेरे लिए इसकी कोई फीलिंग नहीं है। अब जू में एक स्टाफ बेंजामिन को बताता है अंदर रोंडा सभी को पटा रही है, पट्टी पढ़ा रही है कि आप किसी को सैलरी नहीं दोगे, उन्हें धोखा देकर चले जाओगे, ऐसा कह रही है वो। और सभी स्टाफ गुस्से में। बेंजामिन कहता है कि मैं देखता हूँ जरा, चलो अंदर। रोंडा हंसकर दूसरों से कहती है कि अब देखना ये वही कहेगा जो मैंने कहा था। बेंजामिन भी कहता है कि देखो मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही सबका चेहरा मुरझा जाता है कि ये तो वही कहेगा जो रोंडा ने कहा अभी तक। बेंजामिन कहता है देखो मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक एडवेंचर लवर हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यही है मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर। लेकिन लाइफ में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता है ना। बॉबी कहता है कि अरे इतना क्यों खींच रहा है बे, झट से बता दे कि तू जू छोड़ रहा है। और तब बेंजामिन कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ को थैंक करना चाहता हूँ, उसने मेरे और मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे। हाँ ये उतनी बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन इस एडवेंचर को जारी रखने के लिए काफी है। गाइस इस जू में आने के बाद मैंने आप लोगों को स्टाफ नहीं अपना परिवार माना है। अगर मेरा ये परिवार मेरा साथ दे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई परवाह नहीं होगी।
मुझे इस जू को पहले जैसा बनाना है। मुझे अपने परिवार पर विश्वास है। क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? सुनकर रोंडा का मुंह लटक जाता है कि ये क्या हो गया। बेंजामिन ने दोस्तों जिस पल इनको अपना परिवार कहा ना, सभी के सभी बेंजामिन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो गए और उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो गए। तब बेंजामिन रोंडा से कहता है कि तुमने कहा था कि मेक्सिको में तुम्हें कोई ऑफर मिला है, राइट? तुम वहां जाने की तैयारी करो, यहाँ के अकाउंट्स हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। फिर क्या था, सभी मिलजुल कर 1 महीने के अंदर अंदर इस जू को इंस्पेक्शन के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। बेंजामिन को अपनी वाइफ की बहुत याद आती है, लेकिन दूसरी ओर उसके और कैली के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लग जाती हैं। डायलन ने जब से लिली से ये कहा है ना कि वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाना चाहता है और वो वहाँ खुश रहेगा, तब से लिली उससे मिलना ही बंद कर दी है दोस्तों। और अब डायलन उसे बहुत मिस करता है। जैसे तैसे 1 महीना निकल जाता है। अब एक दिन की बात है, बेंजामिन और रोजी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो चेकआउट काउंटर पर बेंजामिन बिल भरने के लिए कैशियर को अपना कार्ड पकड़ाता है। वो कार्ड को पलट पलट कर बार बार देखने लगती है तो चुटकी पापा की टांग खींचती है कि आंटी इतनी ध्यान से भी मत देखिए उस कार्ड को, जरूर उसमें पैसे खत्म हो चुके होंगे। बेंजामिन कहता है कि बेटा चुप हो जा, ना कटवाएगी क्या यहाँ पे? और तब कैशियर कहती नहीं नहीं, मैं इसको इसलिए ध्यान से देख रही हूँ क्योंकि इस पर उस पुराने जू का नाम लिखा हुआ है जो कई सालों से बंद पड़ा था। क्या आप वहाँ पे काम करते हैं? तो बेंजामिन कहता है कि मैंने उस जू को खरीदा है। रोजी चिल्लाती है कि वी बॉट अ जू, ये होगा हमारा टैगलाइन। कैशियर के चेहरे पे दोस्तों अचानक खुशी दिखती है कि क्या सच में आपने उसे खरीदा है? बेंजामिन कहता है कि हाँ, और बहुत ही जल्दी मैं उस जू को फिर से खोलने भी वाला हूँ। कैशियर कहती है कि आप प्लीज अभी से मेरे परिवार के लिए 10 टिकट्स रिजर्व करके रखिए। मेरे बच्चे उस जू को जरूर देखना चाहेंगे। बहुत फेमस जू था उस समय वो, पर अचानक एक दिन बंद कर दिया गया। इनकी बातें सुनकर स्टोर में आए हुए दूसरे कस्टमर्स भी थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर वो जू खुला तो हम सभी भी जरूर आएंगे। और दोस्तों यहाँ बेंजामिन को इतनी खुशी होती है ना कि क्या कहें, और वो कैशियर को हैंड शेक करके कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्रोत्साहन ने मुझे एक नई जान भर दी है। फिर बेंजामिन जू में आकर सबसे पहले तो टाइगर स्पार को देखने जाता है। न जाने क्यों उसे स्पार से अजीब सा लगाव हो चुका था। वो कहता है कि प्लीज थोड़ा खा ले यार, इस फूड में मेडिसिन है, अगर नहीं खाएगा तो बीमारी दूर कैसे होगी। अगले सीन में सभी के सभी स्पार के फैंस के पास खड़े होते हैं, बहुत दुखी दिखते हैं सब। असल में दोस्तों स्पार का किडनी फेल हो चुका है और बहुत दर्द के मारे वो तड़प रहा होता है। सब कहते हैं कि इसे मेडिसिन देने का कोई फायदा नहीं, बेचारा दर्द से तड़प उठता है, इसलिए किसी वेट डॉक्टर को बुलाकर इसे मर्सी किलिंग कर देना ही अच्छा होगा। बेचारा मुंह से तो कह नहीं सकता, बस अपनी हरकतों से इस बात का इशारा दे सकता है और हमें उसके इशारे समझ लेने चाहिए। लेकिन बेंजामिन तो अड़ा रहता है कि नहीं नहीं, मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा, वो मेरा कहा मानेगा और अभी खाना खाएगा। तो बेंजामिन उसे खाने के लिए एनकरेज करने लगता है और वो भी उठकर थोड़ा चलने लग जाता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। बेंजामिन चिल्लाता है कि प्लीज मेरी बात मानो, हिम्मत मत हारो। कहते हुए बेंजामिन वहां से जाने लग जाता है। कैली उसके पीछे जाती है और समझाती है आप इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल होकर भी कोई फैसला लेना गलत होता है। वो बेचारा दर्द से तड़प रहा है और उसके दर्द से आजाद उसे कर दीजिए, मर्सी किलिंग के लिए मान जाइए। बेंजामिन कहता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, ये कहने वाली आप होती कौन है? देखा नहीं आपने, वो उठकर चलने लगा था। मैं इस जू का ओनर हूँ और यहाँ फैसले मैं लूंगा। कैली तो उसको डांट देती कि तुम होगे ओनर, लेकिन एनिमल्स के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी जिद के लिए तुम इस पार को तड़पा तड़पा कर मार डालोगे और कुछ नहीं होने वाला उसका। तुम बैठे रहो अपने इमोशंस के साथ, कहकर कैली गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में कैली बेंजामिन के घर आती है। वहाँ एक मोरनी ने अंडा दिया होता है जिसे रोजी देख रही होती है। कैली पूछती तुम्हारा वो सरफिरा पापा कहाँ है? रोजी कहती मेरे सरफिरे पापा का मूड बार बार खराब हो जाता है, वो बाहर गए हुए हैं। तो कैली डायलन से पूछती बेटा जब तुम्हारे पापा का मूड खराब हो जाता है तो ठीक करने में कितना टाइम लगता है? डायलन कहता है कभी कभी तो 2 साल लग जाते हैं। इस तरह वो भी अपने हिस्से का, अपने पापा का मजाक उड़ा लेता है। कैली बेंजामिन से गुस्सा है, लेकिन उसे ये दोनों बच्चे बड़े पसंद आते हैं और वो उनके लिए खाना बना कर देती है। और डायलन से पूछती क्यों रे, तुझे लिली अच्छी नहीं लगती क्या? वो कहता है क्यों, कौन कहता है अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। कैली कहती ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बात करने से पहले लड़कियों की बात को ध्यान से सुनना सीखो, वो काफी रहेगा। इतने में बेंजामिन आ जाता है, लगता है कहीं घूम फिर कर फिर अपनी टेंशन खत्म करके आ गया। आती वो कैली का हाथ पकड़ लेता है और वो समझ जाती है कि बेंजामिन कितना परेशान है। वो बताता है कि वाइफ के जाने के बाद 2 बच्चों को अच्छी लाइफ देने की जिम्मेदारी, वाइफ की यादें, इन सबको हैंडल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। रोजी तो फिर भी छोटी है, वो मेरी बात मानती है, लेकिन डायलन वो मेरी कोई बात मानता ही नहीं, मुझे परेशान करके रख देता है। लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरी वाइफ दिखती है, मेरी बेटी की हंसी में मुझे मेरी वाइफ दिखती है। इस तरह बेंजामिन अपनी बातें कैली को बता रहा होता है और उसकी बातों को डायलन गलत समझ लेता है कि पापा मुझे पसंद नहीं करते। वो बेंजामिन पर बरस पड़ता है कि अगर मुझसे आपको परेशानी है तो कह क्यों नहीं देते, इस तरह कॉम्प्रोमाइज करके मुझे अपने साथ रखने की क्या जरूरत है? बेंजामिन उसको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन वो कहता है कि जू में रहना आपका ड्रीम है, तो आप रहिए यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ। असल में दोस्तों अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को खोने
की वजह से ये दोनों ही डिप्रेशन में हैं और इसी वजह से दोनों अपने अपने हिस्से का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। डैलन कहता है कि आपको ये तक नहीं पता कि मेरी नापसंद पसंद क्या है, कभी मेरे साथ आप खेलने भी नहीं आए। बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नॉर्मली कैसे खेल सकता हूँ बेटा, मेरी वाइफ मर गई है, दूसरे लोग मेरे भरोसे हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, एक छोटी बेटी है, ये पूरा परिवार है ज़ू का। सोचो मैं सबको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। असल में दोस्तों हम सब के अंदर एक ईगो होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोना नहीं है, बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है। रोने को कई लोग एक कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जब दुख दिल में भरकर गले में आकर रख जाए ना और सांस लेना मुश्किल हो जाए तो रो देना ही उसकी दवा होती है। आंसुओं के साथ दिल का दुख भी बह जाता है, हल्का हो जाता है। इन दोनों के साथ भी वही हो रहा है। अगले दिन बेंजामिन इस पार के पास बैठा होता है और तब डैलन जाकर उससे माफी मांगता है कि कल मैं कुछ ज्यादा बोल गया, माफ कर दो। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। बेंजामिन कहता है कि बेटा मुझे भी वही लगा था कि मैंने इतने दिन से तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग को गलत नजरिए से देखा। आई एम सॉरी उसके लिए। अगर हम दोनों की सबसे बड़ी गलती थी तो ये थी कि हम दोनों अपने अपने दुख से लिपटे रहे और इसी बीच भूल गए कि हम दोनों खुद कौन है। मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि एक अच्छे बेटे हो तुम मेरे, तुम्हें भी कह देना चाहिए था कि आप एक अच्छे पापा हो। तो डैलन कहता है कि पापा आप सिर्फ अच्छे ही नहीं है, आप एक ग्रेट पापा हो। इस तरह बहुत ही अच्छे से बात करके सब यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है और तब बेंजामिन कैली को इशारा करता है कि इस बार बहुत दर्द झेल चुका है, जैसा तुम कह रही थी, इसे मर्सी किलिंग कर देते हैं। उस रात बेंजामिन अपने लैपटॉप पर अपनी वाइफ की फोटो को देखकर बड़ा रोता है और ये पुरानी यादें जो उसको इतना दर्द दे रही थी उस दर्द को वो आंसुओं में बहा देता है। अगली सुबह इस बार मर चुका है दोस्तों। वहाँ एक बोर्ड रखा होता है कि वो किस साल से किस साल तक जिंदा रहा। बेंजामिन को भी अपना सबक मिल चुका था कि जो खो दिया उसकी यादों को पकड़े रहने से प्रेजेंट की खुशी मिट जाती है। अब वो पहले से ज्यादा लगन के साथ काम करने लगता है और वो डैलन को ले जाकर ज़ू के एक नए पोस्टर को दिखाता है जिसको देखकर डैलन शॉक। असल में डैलन की बनाई हुई ड्राइंग्स थी और बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ बेटा, अब देखना मैं अपने बेटे की आर्ट को पोस्टर बनाकर पूरे टाउन में चिपकाऊंगा। इसी बीच बॉबी भी आ जाता है और कहता है कि सोचा मैं भी थोड़ा काम कर ही लूं, आखिर 2 दिन में ज़ू की ओपनिंग हो जाएगी, काम पूरा होने के बाद वोल्टर का अप्रूवल भी तो चाहिए। उस दिन बेंजामिन सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सबके सब वॉकी टॉकी पर कनेक्टेड रहो और कॉन्फिडेंट रहो, फिर मैं देखता हूँ कि वो हमें लाइसेंस कैसे नहीं देता। और यहाँ पे कैली भी रियलाइज करती है कि बेंजामिन जब पहली बार यहाँ पे आया था तो एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रहा था, पर अब बेंजामिन वो वाला बेंजामिन नहीं रहा, वो अब इस ज़ू को यानी यहाँ के लोगों को काफी अच्छे से समझ चुका है। और तब वॉल्टर आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के इरादे से वो पीटर से मिलता है, लेकिन अपना पीटर टच से मस नहीं होता, वो जरा भी गुस्सा नहीं करता और बड़े प्यार से वॉल्टर का स्वागत करता है। ऊपर से वॉल्टर कहता है कि भाई तुम्हारा ड्रेस बहुत ही बढ़िया है। पीटर कहता है कि हाँ क्यों ना हो, वैसे आपकी टाई भी कुछ कम नहीं है। वॉल्टर कहता है कि वाह भाई, लगता है बेंजामिन ने तुम्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देके रखी हुई है। फिर वो एक एक करके हर जगह को इंस्पेक्ट करने लगता है और कमियां निकालने पे तुला होता है। इसी बीच कैली देखती है कि शेर का पिंजरा खुला है और गेट बंद होने का नाम ही नहीं लेता। वो तुरंत पीटर को इन्फॉर्म कर देती है और तो और दोस्तों इस दरवाजे के लॉक को अंदर से ठीक करना होता है। कैली कहती है मैं शेर को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम अंदर जाकर इस लॉक को ठीक कर देना। बेंजामिन वॉल्टर को बातों में उलझाकर उसे शेर के पिंजरे के पास जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और सीधे शेर के पास जाता है। लेकिन तब तक पीटर लॉक ठीक करके बाहर आ जाता है। वॉल्टर फिर केज का लेंथ, शेर और फैंस के बीच की दूरी वगैरह चेक करता है, सब परफेक्ट होता है। वो अप्रूवल पर साइन करने वाला होता है लेकिन करना नहीं चाहता। बहुत देर वो उस फॉर्म को हाथ में लिए खड़ा रहता है और अपने बेंजामिन की टीम उसको टुकुर टुकुर देख रही होती है कि क्या करेगा ये। सब एकदम ठीक चल रहा होता है, लेकिन तब रोजी अपना मुंह खोल देती है और कहती कि सुनो मिस्टर इंस्पेक्टर अंकल, इस टाउन के लोग तो कहते हैं कि आप एक नंबर के खड़ूस हो, पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। ले दोस्तों, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये सोचकर सभी का चेहरा उतर जाता है और वो रोजी को देखने लग जाते हैं कि ये क्या कर दिया गुड़िया। लेकिन दोस्तों तब एक ऐतिहासिक घटना होती है। रोजी की बातों के बावजूद वॉल्टर लाइसेंस अप्रूव कर देता है और फिर बेंजामिन वॉल्टर को थैंक करता है, कहता है तुमने सच में इस ज़ू में नई जान डाल दी है। ओपनिंग के दिन मैं भी अपने परिवार को लेकर जरूर आऊंगा। सभी खुशी से नाच जाते हैं। 2 दिन में ओपनिंग है दोस्तों और तब अचानक तेज बारिश हो जाती है। इस बारिश में कौन ज़ू देखने आएगा, ये सोचकर बेंजामिन परेशान होता है। दूसरी ओर डैलन लिली को ढूंढ रहा होता है और उसके रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसने लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बता देना। और अब डैलन जरा भी देर नहीं करता और सीधे जाकर लिली से कह देता है, मुझे लगा मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसीलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। तुम सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। इस तरह एक जोड़ी तो ये सेट हो जाती है। अब अगले दिन बेंजामिन डर डर के विंडो खोलता है, अगर बारिश हुई तो कोई नहीं आएगा।
लेकिन बारिश रुक चुकी थी और सूरज चमक रहा होता है। रोजी तो जू के एक स्टाफ की तरह ड्रेस पहनकर एकदम रेडी हो जाती है और कहती कि देखा, कैली ने मेरी चोटी भी बना दी पापा, अच्छी वाली। फिर सभी तैयार होकर एंट्रेंस पर खड़े हो जाते हैं लोगों का स्वागत करने के लिए, लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई नहीं आता तो ये लोग उदास हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक डायलन भागने लग जाता है और सभी उसके पीछे भागते हैं। डायलन ने सोचा था कि कल रात की तेज बारिश और तूफान में पेड़ गिर गए होंगे, शायद इसीलिए लोग नहीं आ रहे। उसका गेस बिल्कुल सही था। एक बहुत बड़ा पेड़ गिरकर रास्ते को ब्लॉक करके रखा होता है। सब उस पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो वहां पर भीड़ जमा होती है और इस पेड़ की वजह से कोई आगे नहीं आ पा रहा था। बेंजामिन डायलन को हाथ दिखाकर उसे भी ऊपर उठा लेता है और लोगों को देखकर हाथ हिलाता है। सब अपने परिवार के साथ आए होते हैं और पूछते हैं कि जू कब खुलेगा सर। बेंजामिन कहता है जू तो कब का खुला हुआ है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस पेड़ के चक्कर में दिक्कत हो गई। फिर सभी जू पहुंच जाते हैं। कई सालों से बंद पड़ा था ये जू और जो लोग बचपन में यहाँ पर आए थे वो अपनी यादें ताजा करने आए होते हैं और अपने परिवार को साथ भी लिए होते हैं। रोजी तो एकदम टूर गाइड की तरह इस जू के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। सभी बेंजामिन और उसकी टीम की जो काम है उसको बड़ी सराहना करते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं। बेंजामिन और कैली ऑफिस रूम में जाकर और टिकट्स ढूंढते हैं और इसी बीच इनका थोड़ा रोमांस भी हो जाता है। और इस तरह बेंजामिन न सिर्फ अपने बच्चों की लाइफ में खुशी ले पाया बल्कि उसने पूरे टाउन के लोगों को खुश कर दिया। फिर बेंजामिन अपने बच्चों को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो जाने से डरता था क्योंकि वहां उसे अपनी वाइफ की याद आती थी। उसी रेस्टोरेंट में वो पहली बार अपनी वाइफ से मिला था। वो बच्चों को वहीं खड़ा करके एक्टिंग करके दिखाता है कि मैं पहली बार तुम्हारी माँ से कैसे मिला। मैं सड़क पे चल रहा था और जब मैं इस तरफ से आया तो इस विंडो ग्लास में मैंने उसको देखा। पता है बहुत ही खूबसूरत थी वो। मैं तो एकदम शॉक हो गया कि दुनिया में इतनी खूबसूरत भी होती है क्या। फिर मैं उसकी ओर आगे भागा कि क्या बताऊं। मैंने 1 मिनट भी देरी नहीं की, तुरंत जाकर उससे बात करने लगा। कहकर वो उस टेबल के पास जाता है और तब वहां पर उसे अपनी वाइफ दिखती है और बेंजामिन को देखकर वो स्माइल करती है। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। हाँ यार सॉरी यार, वीडियो जरा लंबी हो गई इसलिए माफ कर दीजिए, लेकिन क्या करें मूवी इतनी प्यारी थी कि एक एक चीज बोलने में बड़ा मजा आ रहा था। कभी कभी ऐसी मूवीज भी देखनी चाहिए, वो मार धाड़ फाड़ वाड़ सब बेकार। इसलिए दोस्तों आप बताइए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।